स्वागत है आज सभी लोगों का इस चैनल पर। तो हम लोग उपन्यास के बारे में बात कर रहे थे, उपन्यास पढ़ रहे थे, उसकी पहली कक्षा हो चुकी थी। और उपन्यास में हम लोग उपन्यास किसे कहते हैं, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था, उपन्यास के तत्व कौन कौन से होते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कितने प्रकार के उपन्यास की बात की है, उपन्यास की परिभाषा विद्वानों ने क्या क्या दी है, और उसके बाद उपन्यास में कौन सा प्रथम उपन्यास माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने किसे माना, डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना, गोपाल राय ने किसे माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसे मानते हैं, और सर्वमान्य मत क्या है। इसके बाद हम लोग कल बात कर रहे थे कि उपन्यास का विशेष तथ्य, तो उपन्यास का विशेष तथ्य आज हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, तो हम लोग हिंदी उपन्यासों के संबंध में विशेष तथ्य की बात कर रहे थे। लिखते हैं, हिंदी उपन्यासों के संबंध में विशेष तथ्य, हिंदी उपन्यासों के संबंध में विशेष तथ्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। सबसे पहली बात तो ये विशेष तथ्य है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण है, और उपन्यास की कक्षा तो सबों के लिए है, चाहे वो नेट जीआरएफ का रहे, एस टेट का रहे, बी टेट का रहे, वेट का रहे, या हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी क्लास रहे, टीजीटी पीजीटी जिनका पेपर हिंदी है, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी रहे, बिहार टीजीटी पीजीटी रहे, या असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का रहे, किसी के लिए भी जिन्होंने का सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है उनको उपन्यास के बारे में जानना है और पढ़ना भी। उपन्यास साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग प्रारंभ किए थे कल, और आज यहाँ से शुरू करते हैं। इससे पहले कल हम लोग पहली क्लास में दे चुके थे। आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यास कौन सा है। आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यास की अगर बात करें कि आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यास है श्यामा स्वप्न। ये छोटा छोटा पॉइंट है, याद रखेंगे। कौन सा उपन्यास है, श्यामा स्वप्न। यह आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यास है। कब का है ये, 1885 ईस्वी, 1885 ईस्वी में है। और किसकी है, श्यामा स्वप्न की रचना किसने की थी, तो ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है ये। कौन, श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न को आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यास माना जाता है। दूसरा पॉइंट, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो लिख लीजिए, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, अर्थात इसका विषय वस्तु क्या रहा था, इतिहास रहा था। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी को। किसे माना गया है, हृदय हारिणी, इसी का दूसरा नाम क्या है, व आदर्श रमणी, व आदर्श रमणी। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी कब का है, तो ये 1890 ईस्वी का उपन्यास है। और किसकी है ये किशोरीलाल गोस्वामी की। इसके रचनाकार कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। और ये उपन्यास हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, आख्यायिका शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास श्यामा स्वप्न 1885, ठाकुर जगमोहन सिंह। दूसरा है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास तो हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। किनकी है ये किशोरीलाल गोस्वामी की है 1890 ईस्वी में। इसके बाद कुछ विशेष तथ्य
और देख लेते हैं इसके बारे में। पत्रात्मक शैली में नंबर 3, पत्रात्मक शैली में रचित, पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास। तो पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास माना गया है चंद हसीनों की खतूत को। चंद हसीनों की खतूत, चंद हसीनों की, चंद हसीनों के खतूत नाम था ना, चंद हसीनों के खतूत को माना गया है हिंदी का पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास चंद्र हसीनों के खतूत को। किसकी रचना है ये? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। कब की है ये? 1927 ईस्वी की है। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा पांडे बेचन शर्मा उग्र, उग्र इनका उपनाम था। पांडे बेचन शर्मा उग्र का ये उपन्यास है जो हिंदी में पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास माना जाता है चंद हसीनों के खतूत। चलिए, प्रथम आंचलिक उपन्यास की अगर बात करें कि प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, ये सभी को याद है ना। प्रथम आंचलिक उपन्यास, अगर प्रथम आंचलिक उपन्यास की बात करें तो प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? सभी को याद होगा, मैला आंचल। मैला आंचल कब का है ये? मैला आंचल 1954 ईस्वी। किसकी रचना है? रेणु जी। तो यह है फणीश्वर नाथ रेणु। ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके बाद और देख लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 5 में हिंदी में तिलस्म अय्यारी शैली में रचित उपन्यास कौन सा है? नंबर 5 हिंदी में तिलस्मी अय्यारी, तिलस्मी अय्यारी प्रथम होगा ना, प्रथम तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के जनक कौन है? प्रथम तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के जनक। तो हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के जनक किसे माना जाता है? सभी को याद है, बाबू देवकीनंदन खत्री। किसे माना गया है? बाबू देवकीनंदन खत्री को। इनको हिंदी में तिलस्म अय्यारी उपन्यासों का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। इनकी उपन्यासों को पढ़ने के लिए और हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने क्या किया? हिंदी सीखना प्रारंभ किया और बहुत तादाद में हिंदी सीखा इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए। और हिंदी भाषी लोग, हिंदी भाषी की तो बात ही मत कीजिए, और हिंदी भाषी लोग जो थे उन्होंने इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। तो हिंदी में तिलस्म अय्यारी उपन्यास के जनक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री। 5वां पॉइंट हुआ। 6ठा पॉइंट लिखिए, जासूसी उपन्यास के जनक कौन है? हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक कौन है? हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक कौन है? तो हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक किसे माना गया है? गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी को
हिंदी में जासूसी उपन्यास का जनक माना जाता है गोपाल राम गहमरी को। नेक्स्ट पॉइंट और जो महत्वपूर्ण है उसको लिख लीजिए। नंबर, जासूसी उपन्यास देख लिए, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास देख लीजिए, आगे लिख लीजिए। ऐतिहासिक उपन्यास का जनक कौन है? सबको लिख ही लेना है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास के जनक किसे माना जाता है? हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास के जनक, तो हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास के जनक किसे माना जाता है? अभी तुरंत उनके उपन्यास को लिखे थे किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी, इन्हीं का उपन्यास जो था वो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास भी है, क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यास के पिता कहे जाते हैं। चलिए, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास के जनक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला पॉइंट, मुख्य मुख्य बातें लिख लेना है। नंबर 8, प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास किसे माना गया है? कौन से उपन्यास को माना गया है? तो हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास माना गया झांसी की रानी को। हम लक्ष्मीबाई की बात नहीं कर रहे हैं, उपन्यास का नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी कब की है ये? झांसी की रानी 1946 ईस्वी में लिखी गई थी, 1946 ईस्वी में। और इसके उपन्यासकार कौन हैं? इसके उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल शर्मा। वृंदावन लाल वर्मा इस उपन्यास के उपन्यासकार है। झांसी की रानी जो हिंदी में प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। और इसके रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। कितना पॉइंट हो गया जी? 8। कुछ और लिख लीजिए। 9वां नंबर लिखिए। 9वां था ना? 9वां नंबर, स्मृति शैली पर आधारित स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो स्मृति शैली में आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? यह है देहाती दुनिया। हाँ, श्री पूजन सहाय की देहाती दुनिया। श्री पूजन सहाय देहाती दुनिया कब लिखी गई थी? देहाती दुनिया कब की है? 1926 ईस्वी का है। और इसके रचनाकार कौन है? श्री पूजन सहाय, बिहार के थे ना। आरा। तो देहाती दुनिया जो है वो स्मृति शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। एक पॉइंट और तो ये समाप्त हो जाएगा। अगर बात करें कि हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, ये मोस्ट भी है। हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा माना गया है? ये माना गया है प्रेमाश्रम को। किसे माना गया? प्रेमाश्रम। सही है, प्रेमचंद्र का ही है। किसे माना गया है? प्रेमाश्रम को माना गया है। हिंदी का ये प्रथम राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम कब लिखी गई थी? 22 की है ना, 1922 ईस्वी। और उपन्यासकार कौन है? आप लोग को पता है कि ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो ये उपन्यास के बारे में कुछ विशेष तथ्य था जो आप लोगों को बता दिए। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। यहां से था हिंदी उपन्यासों के संबंध में विशेष तथ्य।
आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यास श्यामा स्वप्न 1885 ठाकुर जगमोहन सिंह का है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890 ईस्वी किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी जी का। नेक्स्ट, पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है 1927 में। प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। और हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के जनक माने जाते हैं बाबू देवकीनंदन खत्री को। हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी जी। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास है झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा जी का 1946 ईस्वी। और उसके बाद स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है देहाती दुनिया सी पूजन सहाय का 1926 ईस्वी। और हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है प्रमाश्रम 1922 ईस्वी प्रेमचंद जी का। तो ये था उपन्यास के संबंध में विशेष तथ्य। अब हम लोग उपन्यास का विकास क्रम पढ़ेंगे। उद्भव और विकास में हम लोग कहाँ चलेंगे? विकास क्रम पर। तो आगे पॉइंट लिखिए, हिंदी उपन्यास विकास क्रम या हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी उपन्यास विकास क्रम, यानी कि हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ, यहां हम लोग समझते हैं हिंदी उपन्यास का विकास। तो हिंदी उपन्यास या हिंदी कहानियों को प्रेमचंद्र जी के आधार पर ही बांटा गया है, क्योंकि प्रेमचंद्र जी ही उपन्यास सम्राट भी हैं और कहानी सम्राट भी। तो इन्हीं के आधार पर इनका विभाजन हम लोग भी करते हैं। तो हिंदी उपन्यास का विकास क्रम में अगर हम पहले देखें तो सबसे पहला जो युग था हिंदी उपन्यास का वो है पूर्व प्रेमचंद्र युग। पूर्व प्रेमचंद युग। तो पूर्व प्रेमचंद युग का समय सीमा कब से कब तक माना गया है? 1877 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, ये कहलाता है पूर्व प्रेमचंद युग। 1877 से 1918 ईस्वी तक जो समय था ये पूर्व प्रेमचंद युग कहलाता है। दूसरा प्रेमचंद युग। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रेमचंद्र युग। प्रेमचंद युग। इसकी समय सीमा 1918 से लेके कब तक? 1936 ईस्वी तक, अर्थात इनकी मृत्यु तक और गोदान के प्रकाशन तक। और तीसरा जो क्रम है वो कहलाता है प्रेमचंदोत्तर युग। तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग का समय सीमा कब से कब तक माना गया है? 1936 ईस्वी से अब तक है, या लगातार बोल सकते हैं 1936 ईस्वी से अब तक। परंतु प्रेमचंदोत्तर युग में अनेक प्रकार के उपन्यासों की रचना होने लगी थी। उपन्यास का जो विषय था वो विस्तृत क्रम में बढ़ने लगा और उपन्यास कई क्षेत्रों में लिखे जाने लगे। जैसे साम्यवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। तो इसका भी हम लोग थोड़ा विकास क्रम देख लेते हैं प्रेमचंद्र जी का। इसका फिर थोड़ा सा बांट देते हैं कि इसमें कौन कौन सा युग आया है। इस रूप में इसको करते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोग को। डायग्राम से आप लोग समझ जाते हैं, ये अच्छी बात है। तो डायग्राम से ही हम समझा देते हैं। जैसे कि चंदोत्तर युग में उपन्यासों की जब रचना होने लगी तो पहला इसमें जो लिखा गया था वो लिखा गया था सामाजिक उपन्यास। पहला क्या लिखा गया? पहला लिखा गया सामाजिक उपन्यास। दूसरा साम्यवादी उपन्यास। दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा हुआ साम्यवादी या प्रगतिवादी बोल सकते हैं इसको, साम्यवादी उपन्यास। दूसरा तीसरा लिखा गया मनोविश्लेषणवादी उपन्यास।
इसी में आगे इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार सब इसी में आएंगे। मनोविश्लेषण वादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। उसके बाद आंचलिक उपन्यास लिखे गए। कौन सा लिखा गया? नंबर 3 चौथा में आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास लिखे गए। और आंचलिक उपन्यास के बाद एक और लिख लीजिए अंतिम चौथा भाग में, नंबर 4 ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। ये उपन्यास का विकास क्रम है। आराम से लिखिए, इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। प्रेमचंद्र युग में उपन्यास का तो बहु क्षेत्रों में विकास हुआ ही। ये उपन्यास के तो जनक कहे जाते हैं, कथा उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट इनको कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पर प्रेम उपन्यास का विकास क्रम या कहानी का भी युग का नाम पड़ा है। जैसे शुक्ल जी के नाम पर निबंध में आते हैं, आलोचना में आते हैं। तो पूर्व प्रेमचंद्र युग 1877 ईस्वी से लेके 1918 तक, प्रेमचंद्र युग 1918 से 36 तक, और प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से अब तक। ठीक है, तो ये उपन्यासों का रचना होने लगा था। अब हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 से पूर्व प्रेमचंद्र युग। पूर्व प्रेमचंद्र युग को देखते हैं और इस कालखंड के कौन कौन से उपन्यासकार हैं इनको भी हम लोग देखेंगे। हो गया यहाँ तक? चलिए, सबसे पहला कौन सा है? पूर्व प्रेमचंद्र युग। नंबर 1 पूर्व प्रेमचंद युग। पूर्व प्रेमचंद युग का समय सीमा कब से कब तक है? 1877 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। याद है? 1918 ईस्वी तक ये है प्रेमचंद युग का समय सीमा। प्रेमचंद युग में उपन्यासों की विशेषता क्या थी? किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए? उपन्यासों की मूल विशेषता या मूल प्रवृत्ति क्या थी? तो थोड़ी सी इसकी चर्चा भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से नेट JRF में प्रश्न पूछे जाते हैं, TGT PGT में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एस्टेट बीटेट बेट के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये जरूरी है। तो थोड़ी सी प्रेमचंद युग की विशेषता को देख लेते हैं। तो लिखिए, पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास की विशेषताएं, या इसको प्रवृत्तियां भी बोल सकते हैं। पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास की विशेषताएं। पहली बात, इसमें घटना प्रधान उपन्यासों की रचना ज्यादा हुई थी। तो नंबर 1 घटना प्रधान उपन्यासों की रचना। घटना प्रधान उपन्यासों की रचना, ये पहली विशेषता है पूर्व प्रेमचंद युग की। दूसरा, रोचक शैली का प्रयोग किया। बोले ना कि रोचक शैली का प्रयोग इस रूप में हुआ कि लोग हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी सीखने के लिए, सीखने का कोशिश करने लगे। और हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने इनकी उपन्यास, देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास या गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। तो रोचक शैली का प्रयोग भी किया गया। रोचक शैली का प्रयोग दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता, मनोरंजन करना इनका मूल उद्देश्य रहा था। इनकी उपन्यास, इन पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासों में मनोरंजन करना भी पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषता रही थी। नंबर 4 तिलस्मी जासूसी, तिलस्मी जासूसी, तिलस्मी जासूसी, अय्यारी, ऐतिहासिक, ठीक है, तिलस्मी जासूसी, अय्यारी, ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना या उपन्यासों की प्रधानता रही थी। तिलस्मी जासूसी, अय्यारी, ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रधानता, उपन्यासों की प्रधानता रही थी। ये जो था
ये प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासों की विशेषता रही थी, पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषता। तो पहली विशेषता क्या थी कि घटना प्रधान उपन्यासों की रचना होती थी, ठीक है। रोचक शैली का प्रयोग किया जाता था, मनोरंजन करना भी इसका मूल उद्देश्य रहा था। तिलस्मी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, अय्यारी उपन्यासों की रचना अधिक इस कालखंड में हुई थी। अब देखते हैं हम प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। जो उसमें से महत्वपूर्ण उपन्यास रहेंगे उनके वर्ण विषय भी देखेंगे, क्योंकि आजकल पात्र आदि के नाम भी पूछे जाते हैं, कौन से पात्र किस उपन्यास के हैं, नायक कौन है, नायिका कौन है। तो जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं एग्जाम की दृष्टि से उसको हम लोग देखते चलेंगे साथ में। तो यहाँ तक हो गया ना, चलिए आगे लिखिए। पूर्व प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासकार, पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार, पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार अर्थात प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यासकार हुए थे उनके बारे में लिखना है। तो पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार में अच्छा भैया, पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार में आज सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पंडित गौरी दत्त को। पंडित गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त को आज हम लोग देखते हैं। पंडित गौरी दत्त का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1836 ईस्वी में। कब जन्म हुआ इनका? 1836 ईस्वी में। और मृत्यु यानी निधन कब हुई? इनका निधन हुआ था 1906 ईस्वी में, इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान लुधियाना पंजाब था। पिता का नाम पंडित नाथू शर्मा था। लिख दें, लिख लीजिए। जन्म स्थान पंजाब। पिताजी कौन थे इनके? पिता का नाम था पंडित नाथू शर्मा। पंडित नाथू मिश्रा जी थे ना, पंडित नाथू मिश्र इनके पिताजी का नाम था। इन्होंने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी। ये बात भी इनके बारे में थोड़ा याद रखेंगे कि एक बात ये 1894 ईस्वी में मेरठ में, 94 ईस्वी में मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित नाथ गौरी दत्त ने की थी। कहाँ की थी? मेरठ में। कब की थी? 1894 ईस्वी में मेरठ में। 1894 में मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इनके उपन्यास कितने हैं जी? एक ही उपन्यास है ना, देख लेते हैं। इनका एक उपन्यास है। अगर उपन्यास की बात करें कि ये तो इनका परिचय हो गया, अब इनके उपन्यास की बात करें तो इनका एक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी क्या है? इनका एक उपन्यास है। देवरानी जेठानी का उपन्यास। रचनाकार कौन हुए? रचनाकार पंडित गौरी दत्त हुए। हाँ, रचना काल क्या है? अगर इस उपन्यास का समय, प्रकाशन वर्ष देखें कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, प्रकाशन वर्ष इस उपन्यास का क्या है, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी ये देवरानी जेठानी की कहानी? 1870 ईस्वी में। श्रेणी क्या है? किस प्रकार का उपन्यास है ये? तो ये सामाजिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है ये? एक सामाजिक उपन्यास है। सामाजिक, इसमें परिवार के टूटते
बिखरते दृश्य की चर्चा की गई है, सामाजिक उपन्यास है ये। देवरानी जेठानी की कहानी, उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त, प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी, श्रेणी सामाजिक उपन्यास है। ठीक है। डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी मानते हैं, यह बात लिख लीजिए। डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह, डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं, प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। इसमें कथा क्या है? अगर इस उपन्यास की कथा को देखें कि इस उपन्यास में कथा क्या है, तो उपन्यास का नायक कौन है? उपन्यास का नायक जो है वो सर्वसुख रहता है, जो मेरठ शहर में रहने वाला एक अग्रवाल बनिया है, और उसी के परिवार की कथा वस्तु इसमें दी गई है। इस उपन्यास के पात्र को जरूर, कुछ पात्रों को याद रखें, तो लिख लीजिए उपन्यास के प्रमुख पात्र। देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के प्रमुख पात्र। जब उपन्यास का नेट के में हम उपन्यास का पढ़ने लगेंगे तो ये उपन्यास सिलेबस में है, तो इसको संपूर्ण पढ़ा जाएगा। तो यहाँ सिर्फ मूल बातें लिख लेना है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के प्रमुख पात्र। तो इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? अगर इसके प्रमुख पात्र की बात करें तो इसका नायक कौन है? पहला पात्र सर्वसुख। ये क्या है? तो ये नायक भी है। ये क्या है? नायक है। और मेरठ शहर में रहने वाला एक अग्रवाल बनिया भी है, नायक भी है। और मेरठ का अग्रवाल बनिया है, ये मेरठ का अग्रवाल बनिया है। मूल पात्र देख लेते हैं। दूसरा पात्र एक पार्वती, इसी की बेटी रहती है पार्वती। ये कौन है? ये सर्वसुख की बड़ी बेटी है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है, ये सर्वसुख की बड़ी बेटी है। प्रमुख पात्र को लिख लीजिए। तीसरा सुखदेई। छोटी सी उपन्यास है, पढ़ लिया कीजिए। उपन्यास को पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। कथा का सार हम समझा दें और एक आप पढ़ें तो उसकी प्रत्येक पंक्तियां आप लोग के जहन में रहेगी और वो परीक्षा में बहुत मदद करती है। सुखदेई कौन है? सर्वसुख की छोटी बेटी है। ये सर्वसुख की छोटी बेटी है। दौलत राम इनका बड़ा बेटा रहता है। दौलत राम सर्वसुख का ये बड़ा बेटा है, सर्वसुख का बड़ा बेटा। इनका जो भाई है उसका नाम है छोटे लाल नाम रहता है, तो छोटे उपन्यास में बताया गया है, तो छोटे लिख लीजिए। ये क्या है? सर्वसुख लाल का छोटा बेटा है, ये छोटा बेटा। ठीक है। सर्वसुख नायक है, मेरठ शहर का अग्रवाल बनिया है। पार्वती इनकी बड़ी बेटी है सर्वसुख की। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। छोटे सर्वसुख का छोटा बेटा है। आगे और भी पात्र को देख देते हैं। ये 5 तो हो गया। नंबर 6 में पात्र का नाम लिखिए, छठा में ज्ञानो। हाँ, ये महत्वपूर्ण पात्र हैं। ज्ञानो यही है ना जो लालची है, घर का बंटवारा कराती है उपन्यास में, यही है देवी जी। हाँ, तो ज्ञानो
दौलत राम की पत्नी है ये, यानी सर्वसुख की बड़ी बहू दौलत राम की ये क्या है, पत्नी है। ज्ञानो, सातवां एक आनंदी है। आनंदी ये कौन है, ये छोटे लाल की पत्नी रहती है, छोटे लाल की पत्नी। और जो ज्ञानो है यही जेठानी है ना, ये जेठानी है। और जो ये है आनंदी ये क्या है, ये देवरानी है। यही जेठानी देवरानी की कहानी है, परिवार के विग्रह की कथा है। ज्ञानो लालची रहती है स्वभाव से, परिवार का बंटवारा करवा देती है, परिवार में विग्रह हो जाता है। ठीक है, और भी कुछ पात्र हैं, जैसे कि एक कन्हैया है। कन्हैया ये कौन रहता है, कन्हैया रहता है दौलत राम का बेटा। एक बार आप लोगों को ये उपन्यास हम पढ़ा चुके हैं, दौलत राम का बेटा, संपूर्ण उपन्यास पढ़ा चुके हैं। दौलत राम का बेटा, इरिक्सी का एक छोटा भाई भी जो रहता है जिसका नाम है, नहीं छोटा भाई तो उसका रहता है ना छोटे लाल का। कन्हैया, कन्हैया के बाद लिखे नन्हे। नन्हे कौन रहता है, ये छोटे लाल का बेटा रहता है। दौलत राम के भाई जो छोटे लाल हैं उन्हीं का, छोटे लाल का ये बड़ा बेटा रहता है नन्हे। और कुछ पात्र और भी है, मोहन है इसी का भाई नन्हे का, मोहन ये छोटे लाल का, छोटे लाल का छोटा बेटा है, ये छोटा बेटा। बहुत सारे पात्र हैं, पात्रों की कोई कमी इस उपन्यास में पंडित गौरीदत्त ने नहीं रखा है। इस उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, अनगिनत पात्र हैं, लगभग मेरे ख्याल से 35 पात्र हैं। तो जो प्रमुख पात्र थे, ठीक है, डूंगर है, तहसीलदार है, गंगाराम है, ठीक है, शिवदयाल है, झल्लामल है, किरणी है, मिश्रानी है। तो ये प्रमुख पात्र में 10 पात्र आप लोग कम से कम ध्यान में इसको रखें। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, इसमें इतना डिटेल से इसलिए बता दिए क्योंकि किस पात्र का किसके साथ संबंध है वो भी जानना है। ठीक है, दौलत राम के पिता कौन रहते हैं, दौलत राम की पत्नी कौन रहती है, ज्ञानो कौन है, ज्ञानो ही जेठानी है। ठीक है, बंटवारा कराने वाली, घर का बंटवारा करने वाली लालची स्वभाव की यही है ज्ञानो। आनंदी जेठान देवरानी है, कन्हैया जो है नन्हे, मोहन, ये सब प्रमुख पात्र हैं। बात यह है कि इस उपन्यास में, बस 2 मिनट, इस उपन्यास जो है, इस उपन्यास में देवरानी जेठानी उपन्यास में क्या समस्या लिखी गई है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो एक बात इसमें लिख लीजिए, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में चित्रित समस्याएं, क्या समस्याओं का चित्रण किए हैं पंडित गौरीदत्त इसमें, चित्रित समस्याएं। इन समस्याओं को थोड़ा ध्यान में रखना है। पहली समस्या इसमें है, इसमें नारी स्त्री शिक्षा की समस्या को उजागर किया गया है। पहली बात, स्त्री शिक्षा को उजागर करने का प्रयास किया गया है। स्त्री शिक्षा की समस्या है इस उपन्यास में, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, स्त्री शिक्षा की समस्या। दूसरी समस्या इस उपन्यास में क्या रखा गया है, यानी कि पंडित गौरीदत्त ने देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास लिखी है, इसमें चित्रित समस्या क्या है। तो इसमें पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या जो है वो स्त्री शिक्षा की समस्या को उजागर किया गया है। दूसरी, नारी की आभूषण प्रियता को भी इसमें चित्रित किया गया है। लिखिए, नारी के आभूषण प्रियता, गहनों के प्रति जो लगाव रहता है, आभूषण प्रियता की समस्या का भी इसमें चित्रण किया गया है। गहना जेवर के प्रति नारी का जो लगाव होता है, एक नारी को अपने वजन से अधिक सोना पहना दिया जाए फिर भी उनको गहना कम ही लगता है ना, तो ये समस्या इसमें उजागर किया गया। ये समस्या फिर प्रेमचंद्र के उपन्यास गबन में भी आती हैं। ठीक है,
तो इसमें मूल समस्या जो है वो स्त्री शिक्षा की समस्या है, नारी के आभूषण प्रियता की समस्या है, पारिवारिक एकता की समस्या है। ये भी लिख लीजिए, पूछा सकता है कौन सी समस्याओं का चित्रण किया गया है। तो पारिवारिक समस्या का भी चित्रण किया गया है, पारिवारिक समस्या का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। एक और लिख लीजिए, दहेज की समस्या भी तो है इस उपन्यास में। हाँ, दहेज की समस्या का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। बाल विवाह की समस्या भी इस उपन्यास में है। एक और, बाल विवाह की समस्या, बाल विवाह की समस्या को भी चित्रित इसमें किया गया है। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में चित्रित समस्याएं। तो ये 5 समस्याएं मूल हैं जिसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है, पंडित गौरी दत्त ने किए हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे। और आज सिर्फ पंडित गौरी दत्त खत्म हो सके हैं, इनके बाद फिर अगले उपन्यासकार को हम देखेंगे। कल नहीं होगा तो बालकृष्ण भट्ट को पढ़ेंगे। एक बात और थोड़ा आप लोग जान लीजिए कि ये क्लास जो है ये मूलतः है क्लास किसके लिए, ये नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एस्टेट, बीटेट, ठीक है, या फिर हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या नेट जेआरएफ हो, जो आप लोग को बता दिया है नेट जेआरएफ हो, ठीक है, टीजीटी हो, पीटीजीटी हो, एस्टेट हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, यानी हिंदी साहित्य जिसमें भी पूछे जाते हैं या हिंदी व्याकरण, उसकी कक्षा शुरू हो चुकी है इसी चैनल पर। आप लोग चाहें तो एडमिशन जो नंबर दिया गया है ये 95 70 40 80 और 13, इस नंबर पे कॉल करके आप बैच ले सकते हैं। वो एस्टेट का रहे, सीटेट की भी क्लास शुरू हो चुकी है। लेकिन हाँ, सीटेट में भी सिर्फ आपको लैंग्वेज की ही क्लास मिलेगी, हिंदी संस्कृत की सभी विषयों की क्लास नहीं मिलेगी, सिर्फ लैंग्वेज विषय की क्लास मिल सकती है, उसके टेस्ट पेपर मिल सकते हैं। और नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी से संबंधित जिसमें हिंदी साहित्य हो, हिंदी ग्रामर हो, हिंदी काव्य शास्त्र हो, ठीक है, उसकी संपूर्ण क्लास शुरू हो चुकी है। अभी हम लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं, इससे पहले के वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जो नए बच्चे, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है, वो लोग पढ़ चुके हैं। उन लोगों का अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में देखें तो छायावाद तक खत्म हो चुका है, और इधर कहानी साहित्य खत्म हो चुकी है, उपन्यास साहित्य शुरू किए हैं तो वो चल ही रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।